नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ग्लोबल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 11 के पाठ का जो एक परिचय है अध्याय 1 का हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स दोस्तों क्या है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम जब तक हम उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम इकोनॉमिक्स का जो है क्लास 11 का बुक जो है उसको हम यहाँ पर निकाले हैं, ताकि जो है आप सबको जो है क्या बुक में दिया गया है और उसको इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे कि किस तरह से समझ में आपको अच्छी से अच्छे ढंग से आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दोस्तों सबसे पहले क्या है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के विषय में जानेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है और इसका क्या व्यापक रोल है। अर्थशास्त्र क्या होता है दोस्तों? आर्थिक चीज़ों का जहाँ हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र धन का विज्ञान बोलते हैं। तो अलग अलग अर्थशास्त्री आए, उन लोगों ने अपना अलग अलग राय दिए, अलग अलग बताए कि अर्थशास्त्र में इस तरह से हम कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कोई जो है अर्थशास्त्री बोला कि हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र मेनली क्या है कि जो है किसी भी देश का जो है वो आर्थिक कितना समृद्धि है उसके विषय में हम जानते हैं। उस देश का राष्ट्रीय आय क्या है, तो धन का जो है किस तरह से हस्तांतरण हो रहा है, किस तरह से हम आय सृजित कर रहे हैं, किस तरह से व्यय कर रहे हैं, सरकार जो बजट बनाती है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है अर्थशास्त्र के द्वारा ही समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र यहाँ पर दो शब्द ग्रीक शब्द ओकोस और नेमिन और इकोनोमिया जिसे हम बोलते हैं, दो शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द से ओकोस और नेमिन, ये इससे लिया गया है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र बोलते हैं, जिसका अर्थ ये होता है गृह का नियम, गृहस्थ का जो नियम होता है, घर का गृहस्थ में जो हम लोग हाउस होल्ड जो होता है उसका एक तरह का रूल है कि क्या उसमें हम लोग इसमें जानेंगे। अर्थशास्त्र अध्ययन की वह तकनीक है जिसमें सीमित संसाधनों को कैसे प्रयोग किया जाए कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि, उत्पादक को अधिकतम लाभ और समाज को अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिले उसको हम यहाँ पर देखेंगे, और उत्पादन को क्या हो, लाभ हो, उत्पादन को लाभ हो, उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और समाज का इसमें कल्याण हो। तो समाज कल्याण कैसे होता है? जैसे कि सरकार कोई काम करती है, जैसे रोड बनाती है सरकार, स्ट्रीट लाइट देती है, या फिर कोई जो बड़ा कोई डैम बनाता है, ये सब क्या है परियोजना सरकार के द्वारा जो है निर्माण होता है, और इसमें समाज के सारे लोग उसके जो है लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि तो अर्थशास्त्र का यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे, यहाँ पर पूरी तरह से बताया गया है कि जो है अर्थशास्त्र अध्ययन की वह तकनीक है, एक तरह का डिफाइन किया गया। तो उपभोक्ता की बात की गई है, उत्पादक की बात कही गई है, और समाज के अधिकतम कल्याण की बात कही गई है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए सामान्य अर्थों में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। यहाँ पर देखिए आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही हम अर्थशास्त्र है। ये वे क्रियाएं हैं जो उत्पादन, उपभोग और विनिमय, वितरण और राजस्व क्रियाएं संपादित होती है। जैसे कि हमने बताया आपको कि ये इसके द्वारा क्या होता है कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व की क्रियाएं संपादित होती है। अब देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर जो है बताया गया था, अर्थशास्त्री जो थे, जिसको मैं क्लीन कर देता हूँ। सर्वप्रथम जो एडम स्मिथ को बोला जाता है अर्थशास्त्र का, जो है इसमें आप कह लीजिए पिता कह लीजिए या जनक कह लीजिए, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ साहब जो है ये दोस्तों 1776 ईस्वी में इनका ये था। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आया था। वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था 1776 में आया था ये बुक, और ये बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस था उस समय में। सर्वप्रथम अर्थशास्त्र जो अवधारणा जो था वो 14वीं से 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और इसमें थॉमस मून प्रमुख थे। थॉमस मून एक है अर्थशास्त्री है, पुराने रहे होंगे, इनका नाम काफ़ी फेमस था, लेकिन सबसे अधिक फेमस अगर किसी का है तो हम जानते हैं एडम स्मिथ का। ठीक है, तो 1776 में दोस्तों ये बुक, ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ जो है इसका नाम आपको याद रखना है। प्लस क्या है कि ये जो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इन्होंने बोला था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, और ये 1776, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए दूसरा चीज़ है रेगनर फिश ने 1933 में पहली बार आर्थिक सिद्धांतों की दो शाखाओं को दर्शाने के लिए व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग किया। तो रेगनर फिश जो थे दोस्तों, जैसे कि अर्थशास्त्री थे,
1900 जो है इनका 33 में इन्होंने व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग किया। व्यष्टि जैसे आप लोग जानते हैं, व्यष्टि को बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो बोलते हैं माइक्रो, और समष्टि को बोलते हैं मैक्रो। जैसे कि हम कोई हाउस होल्ड है, एक छोटा परिवार है, या फिर कोई छोटा जगह है जिसका हम उसका पूरा ब्यौरा जानना चाहते हैं, तो वो जो आ जाता है माइक्रो के अंदर आ जाता है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में क्या होता है, लार्ज स्केल में, जैसे कोई कंट्री है, कंट्री का इनकम अगर जानना हो, कंट्री का क्या है, उसका जो है इंटरेस्ट रेट क्या है, पूरी रोजगार दर क्या है, ये सारी चीज़ों को जब हम लोग जानेंगे तो ये बृहत लेवल पे होता है, और उसको हम समष्टि के रूप में उसको समष्टि के रूप में समझेंगे, मैक्रो, ठीक है। इसलिए अर्थशास्त्र को दो भागों में इसमें डिवाइड किया गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, दैट इज समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। हाँ, यहाँ से देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जो एडम स्मिथ साहब है, यहाँ पर एडम स्मिथ साहब ने यहाँ पर क्या बोला है, एक सेकेंड। एडम स्मिथ साहब ने क्या बोला है, अर्थशास्त्र का यहाँ पर जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ ने 1776 में से बताया प्रकाशित अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान, इसे हम पढ़ लिए, परिभाषित किया जाता है। अब अर्थशास्त्र का अर्थ अलग अलग, एक मत, देखिए सारे अर्थशास्त्री जो एक मत नहीं था, सबका मत अलग अलग था। यहाँ पर जो है किसने क्या क्या कहा उसके विषय हम लोग जानेंगे अब, कि जो है किसने किस तरह से डिफाइन किया अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र की परिभाषा का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण जो हम लोग करते हैं कि परिभाषा का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ। एक तो परिभाषा हुआ दोस्तों कि धन संबंधी परिभाषा, जिन्होंने धन की बात करके बोला कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो इसमें जो है एडम स्मिथ, वॉकर, सीनियर, मिल आदि ये सारे लोग जो थे प्रमुख थे। इन लोगों ने धन संबंधी बात की कि अर्थशास्त्र एक जो है धन संबंधी विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है दोस्तों, कुछ अर्थशास्त्री जो है जैसे मार्शल हो गया, पिगू हो गया, केनन आदि ने कल्याण संबंधी परिभाषा किया। इन्होंने क्या किया, वेलफेयर की बात की, कल्याण संबंधी परिभाषा की बात किया, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो कैटेगरी है ये है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, दुर्लभता, जैसे ये रॉबिन्स हो गया, जो है विक्सटीड हो गया आदि, इन्होंने क्या दुर्लभता संबंधी परिभाषा की बात किया, ठीक है। और एक चौथा जो कैटेगरी जो है विकास संबंधी परिभाषा, इन्होंने विकास की बात किया गया कि इकोनॉमी में जो विकास किस तरह है कि आर्थिक विकास, उसके आधार पर इन्होंने बात किया। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा जैसे हो गया दोस्तों कि सीमित संसाधन है और आवश्यकता हमारे क्या है बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग किस तरह से डील करेंगे, तो ये उस तरह का इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र की परिभाषा आप समझ गए होंगे कि ये 4 तरह के कैटेगरी में डिवाइड किया गया, धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी, दुर्लभता संबंधी परिभाषा और विकास संबंधी परिभाषा। और इन सबों में जो है दोस्तों सारे अलग अलग जो है इकोनॉमिस्ट जो आए थे उसने अलग अलग अपना राय प्रकट किया। जैसे एडम स्मिथ यहाँ पर वॉकर हो गया, सीनियर, मिल आदि, ये सब जैसे कि कल्याण संबंधी परिभाषा, सब लोग आगे जानेंगे कि इन्होंने क्या कहा था, इसको डिफाइन करेंगे कि इसका किस तरह से डिफिनेशन क्या है उसका, ठीक है। जैसे दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स, विक्सटीड आदि, विकास संबंधी परिभाषा, तो ये सारे जो है अलग अलग राय सबका था, अपना अपना राय था। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर जो है धन संबंधी परिभाषा क्या, इसके विषय में जानेंगे, धन के विषय में क्या बात कही गई है, किसने क्या कहा है, ठीक है, उसको यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन देखो, धन संबंधी परिभाषा। अब प्रतिष्ठित या क्लासिक अर्थशास्त्री जैसे कि ये कौन थे, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन, इसके अर्जन, वितरण एवं प्रयोग को अर्थशास्त्र का विषय सामग्री में सम्मिलित किया। इनके समर्थक कौन कौन थे, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके थे, वॉकर, सीनियर, जेबीसे, मिल आदि थे, ठीक है, जेबीसे थे, मिल थे, ये सारे जो था धन संबंधी परिभाषा को लेकर ये लोग वकालत करते थे। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक करते थे। ये बुक बहुत ही फेमस बुक था और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आता है ऑब्जेक्टिव में तो इस तरह का ही आता है कि जो है ये बुक किसने लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें दे दिया जाएगा कि जेबीसे साहब लिखे थे, या मिल लिखे थे, वॉकर लिखे थे, या एडम स्मिथ लिखे थे। तो सीधा जो पढ़ा रहेगा तो वो सीधा रहेगा कि जो एडम स्मिथ है तो एडम स्मिथ में इसको टिक करना है, ठीक है। अब अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान के रूप परिभाषित किया, ये तो आपको पता है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, जेबीसे के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है। जो धन का विवेचन करता है वही है अर्थशास्त्र। अब देखिए कल्याण संबंधी परिभाषा की विषय में बात करते हैं। कल्याण संबंधी जैसे कि हम लोग वेलफेयर,
वेलफेयर में किसने क्या कहा ये भी हम जानते हैं, कल्याण के विषय में क्या है, वेलफेयर रिलेटेड। यहाँ पर कल्याण संबंधी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल को बोला जाता है कल्याण संबंधी। जो अगर पूछा जाएगा कल्याण संबंधी की जो विचारधारा के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल। इसको आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रवर्तक भी जानते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रवर्तक, ठीक है। इनके समर्थक केनन आदि थे। मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में धन के स्थान पर मानवीय कल्याण एवं उसके उसके कल्याण पर बल दिया गया, उसके कल्याण पर बल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अल्फ्रेड मार्शल का मेन जो था मोटो था वो वेलफेयर रिलेटेड था, वेलफेयर की बात वो करते थे, ठीक है। इसके अनुसार अर्थशास्त्र उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका संबंध भौतिक कल्याण से है, तो भौतिक कल्याण से जिनका है उनको सम्मिलित करना चाहिए अर्थशास्त्र में। फिर यहाँ पर लिखा है मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों के प्राप्ति और उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है, उसके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। तो ये थी जो है कुछ बातें थी जो इसको मैन अल्फ्रेड मार्शल साहब जो थे कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र की वो बात करते थे, कल्याण संबंधी। अब नेक्स्ट जो है दुर्लभता संबंधी क्या है विचारधारा, ये देखेंगे दुर्लभता संबंधी विचारधारा में क्या है, क्या किसकी क्या राय है, ये यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दुर्लभता संबंधी विचारधारा की जब बात करें दोस्तों, यहाँ पर रॉबिन्स का नाम आता है सबसे पहले। रॉबिन्स 1932 में अपनी पुस्तक, रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक ये लिखा था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये बुक उसने लिखा था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। जब भी पूछा जाएगा कि भाई दुर्लभता संबंधी विचारधारा में किसने, ये रॉबिन्स ने 1932 में ये बुक लिखा था। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनेगा आपका, क्योंकि ये इस तरह का ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसने क्या कहा देखते हैं। इसने कहा कि अर्थशास्त्र के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके विचार में हम अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के चुनाव पहलू जो चॉइस एस्पेक्ट था का अध्ययन करते हैं। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में मानव व्यवहार की उन क्रियाओं को सम्मिलित किया है जिनमें सीमित साधनों तथा असीमित आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करता है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र की वास्तविक समस्या चयन की समस्या। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि बताया कि संसाधन क्या है, सीमित है, ठीक है, और आवश्यकताएं क्या है, अनंत है। तो इनको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से सामंजस्य करना है कि हम, जैसे आप ये मान लीजिए कि हमारे घर में जो है 10,000 रुपया मेरा इनकम है घर का, 10,000 मान लीजिए कि इनकम है हमारे घर का, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे? इसमें सबसे पहले हमारे ज़रूरत है नमक, चावल, आटा, तेल, जो बेसिक जो नीड्स है उसको पहले हम फुलफिल करेंगे। उसके बाद हम जो है, जो जैसे कुर्सी हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गया जो एसेंशियल नीड में नहीं है, बट हाँ नीड तो है, बट क्या है कि उससे ज़्यादा नीड हमें खाना है, तो पहले हम उस चीज़ को पूरा करेंगे। फर्दर उसके बाद जो है जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हम चीज़ों को लेते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये एक समन्वय की बात करता है रॉबिन्स ने कि हम किस तरह से सीमित संसाधन और आवश्यकता को एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करें। ये रॉबिन्स ने 1932 में अपने पुस्तक में ये बात कही थी। अब देखिए लास्ट जो कैटेगरी पढ़े दोस्तों, विकास संबंधी विचारधारा की बात करें। विकास संबंधी विचारधारा में किसका क्या राय है इसका देखते हैं। इसमें क्या देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने विकास केंद्रित क्रियाओं को अर्थशास्त्रीय विषय सामग्री में सम्मिलित किया, जिसके प्रमुख इसके कौन थे? सैमुएल्सन थे, सैमुएल्सन। अब जैसे ही क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताओ विकास संबंधी विचारधारा किसने, उसका प्रतिपादक कौन थे, तो सैमुएल्सन साहब थे। सैमुएल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र विषय सामग्री में सीमित साधनों के वितरण एवं आर्थिक विकास दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो विकास संबंधी जो बात किया गया अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधन के वितरण एवं आर्थिक विकास किस तरह उसका दोनों को सम्मिलित किया जाता है। सीमित साधनों के वितरण को भी बात किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन को इसमें लिया गया, और आर्थिक विकास जो किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर इसमें बात कही गई है। और मेन इसका जो मुख्य इसका जो प्रतिपादक है वो सैमुएल्सन साहब हैं, ठीक है। अब देखिए उपभोक्ता क्या है, अब हम आगे देखते हैं इसका, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए इसमें कुछ डिफाइन किया गया है कि भाई ये क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या क्या है ये। अब देखिए उपभोक्ता
उपभोक्ता जो होता है क्या होता है, उपभोक्ता तो वह व्यक्ति होता है जैसे हम कंज्यूमर हैं अपने आप को, तो हम तो चाहेंगे कि भाई जो सामान हम खरीदें उसको हमको मैक्सिमम सेटिस्फाई मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो उपभोक्ता क्या करता है, सामान खरीदता है बाजार से। उपभोक्ता एक वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है, वस्तु और सेवा दोनों का उपभोग करता है। वस्तु का मतलब और सेवा का मतलब समझिए, वस्तु हो गया जैसे खाने पीने का वस्तु हो गया, है ना। सेवा जैसे हो गया, जैसे बस में हम चल रहे हैं, हेल्थ का जो ले रहे हैं सेवा, या एजुकेशन कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब क्या है, सर्विसेज है। तो उनका जो उसके लिए जो वस्तु और सेवाओं का क्या आगे एक तरह का उपभोग करता है, वो कंज्यूम करता है उसको, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब उपभोग का डिफाइन किया गया कि उपभोग क्या होता है। उपभोग जैसे जानते हैं कि वो क्या करता है, हमें सेटिस्फैक्शन देता है। जो भी चीज़ उपभोग है, तो उपभोग एक क्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोगिता मूल्य का प्रयोग करता है। वस्तु की उपयोगिता मूल्य का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्निहित क्षमता या गुण, अर्थात उपभोग ऐसी क्रिया है जिसमें उपयोगिता को नष्ट किया जाता है। मतलब ये हो गया, जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो एक तरह से क्या होता है, उसको नष्ट करते हैं। जैसे कुछ भी खाना खाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम खाते हैं उपभोग, तो उपभोग का मतलब ये हो गया कि उसको हम कंज्यूम करते हैं, है ना, और उसका जो उपयोगिता को हम क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो संतुष्टि के लिए वस्तु, यहाँ पर एक चीज़ आती है, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का अंतर्निहित क्षमता या गुण। जैसे वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्निहित, उसके अंदर में उपभोग वाली जो भी वस्तु है उसमें वो क्षमता पाई जाती है, कैपेबिलिटीज पाई जाती है कि जो है वो हमें जो है सेटिस्फैक्शन वो देगा, जो उपभोक्ता है उसको वो सेटिस्फैक्शन करेगा, ठीक है। तो उपयोगिता को हम कौन करता है, नष्ट करता है, उपभोक्ता करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, उत्पादक क्या होता है। उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवा में उपयोगिता का सृजन या बिक्री करता है। जो उपयोगिता का सृजन, जो बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है आइटम्स का, जो हम उपभोक्ता हम लोग खरीदते हैं, तो कोई तो उसको बनाता होगा, तो उसको कौन बनाता है, उत्पादक बनाता है। तो उत्पादक को आप क्या रखिए कि जो ये प्रोडक्शन जो होता है, इसको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं इंग्लिश में। उत्पादक वह व्यक्ति जो आय अर्जित करने के लिए वस्तु और सेवाओं में उपयोगिता का सृजन या बिक्री करता है, ठीक है। अब देखियो नेक्स्ट वन जो है उत्पादन के विषय में जानेंगे। उत्पादन क्या है, उत्पादन क्या है, उत्पादन वह प्रक्रिया जिसमें कच्चे माल में उपयोगिता का सृजन कर उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे लकड़ी से कारपेंटर की तरह कुर्सी बनाना, टेबल आदि का निर्माण कर। जैसे यहाँ पर जैसे उत्पादन की बात कही गई है, उत्पादन मतलब क्या हो गया, उत्पादन में एक क्या है, एक तकनीक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को लाते हैं, और फिर जैसे लकड़ी है, लकड़ी को ला के हम लोग उसको, कारपेंटर उसको अलग अलग मेज बनाता है, जो है लकड़ी का कुछ भी आप कह लीजिए कि वार्डरोब बनाता है किचन के लिए अलग अलग, या फिर आप देख लीजिए चौकी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो बनाया जाता है, ये उत्पादन के तकनीक के द्वारा ही सफल होता है। तो कारखाना में आप देख लीजिए किस तरह से देखिए बनता है, सामान बनता है, जैसे लोहे को किस तरह से छड़ का निर्माण होता है, सरिया जो बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो आज का जो क्लास मेन जो था, ये परिचय था क्लास 11 का पहला चैप्टर। अगर ये आपको क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने ला सकें और आपको इससे फ़ायदा हो सके। जय हिंद दोस्तों।